दोस्तों फिजिक्स के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, चार्ज वगैरह पढ़ा था और चार्ज के टाइप्स और इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को जाना था। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। तो दोस्तों मैं हूं अंशु आनंद और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आपको आवेश के बारे में जानना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दो आवेशों के बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। अगर वो आवेश जो होंगे समान प्रकार के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा और जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच जो है आकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा। तो ये जो बल कार्य कर रहा है एक तरह का वैद्युत बल होगा। तो इसी को जो है कूलाम ने समझाया था और उसी को जो है एक नियम बना दिया, उसे जो है कूलाम का नियम के नाम से जाना गया। तो कूलाम यहाँ पे 1785 ईस्वी में जो है ये नियम दिया था। कूलाम जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे आइए हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार बात की जाए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो है लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो बल होता है उन एक जो है एक लाइन के अंदिश कार्य करता है। ठीक है, तो यह द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between and act along the line joining the two charges। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बात करें इसकी डेफिनेशन से तो आपको डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पे कूलाम के नियम की जो पहली लाइन थी यहाँ पे कि दो बिंदु आवेश है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक जो है यहाँ पे एक हम लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरह से, यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो है इस लाइन पे जो है यहां की बात की जाए तो यहां पे कोई एक आवेश है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे एक जो है पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश Q2 रखा गया है। इस बिंदु पे जो है इस बिंदु पे Q1 चार्ज रखा गया है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पे कूलाम के जो नियम से अगर देखेंगे, कूलाम के लॉ के अनुसार जो है हम यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बल होगा तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2, तो ये क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे जो बल होता है जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F एंटी प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर के क्या हो एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन यहाँ पे बन के आए, इसको हम इक्वेशन A ले लेते हैं और इसको इक्वेशन B ले लेते हैं। ठीक है, A और B से देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल को अगर यहां से हटाते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो है बल क्या है न्यूटन में लगेगा। यहाँ पे न्यूटन में बल जो है यहाँ पे न्यूटन में यहाँ पे बल कार्य करेगा। तो बल का जो है यूनिट हमेशा न्यूटन होती है, आपको पता होगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको न्यूटन भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये दोनों क्या है फोर्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है, फोर्स की क्या है, बल की यूनिट है, यहाँ पे बल की यूनिट या मात्रक। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है बल यहाँ पे निकल के आएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आएगा न्यूटन में। तो अगर देखेंगे यहाँ पे K इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एक तरह का। ठीक है, इस तरह से जो K की वैल्यू होती है यहाँ पे बात की जाए 1 अपॉन 4
पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी यहाँ के इक्वल टू, तो ये किसमें होगी, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी यूनिट क्या हो गई है, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये, तो आपको ये जो है चीज यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो अगर देखें F इक्वल टू आ गया यहाँ पे k Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के, तो यहाँ जो है k की जगह पे क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। ये जो बल होगा यहाँ पे, ये जो बल है यहाँ पे क्या किस में है होगा, ये न्यूटन में होगा, समझ में आया, न्यूटन में होगा। तो यही क्या है, ये एक तरह का बल कार्य कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में या आवेशों के बीच में, जो फोर्स वर्क कर रहा है ये इतना है। ये वाला फार्मूला कब कंसीडर कर दिया जाएगा, जब यहाँ पे Q1 और Q2 आवेश जो है उनके बीच में कोई मीडियम ना हो, ठीक है, यानी कोई हवा भी ना हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ निर्वात हो एकदम, ठीक है, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस हो वहां पे, तब वहां पे क्या कंसीडर किया जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे जो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होगा ये क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की वैद्युतशीलता, समझ में आया। तो यहाँ निर्वात यानी फ्री स्पेस जो है उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, ये बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान या वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की, तो इसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने पीछे भी बताया था कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पीछे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने पीछे बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो यहाँ से जो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी निकल के आएगी, ये क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ आया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी जो है बहुत जगह पूछा जाता है और इसकी यूनिट भी आपको ध्यान देनी है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी या फ्री स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका जो यूनिट हो जाएगी वो है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ में आया। अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे जब ये बल कब कार्य कर रहा था, दोनों जो है आवेशों के बीच में या फिर चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स है कब वर्क कर रहा था, जब इनके बीच जो है कोई चीज नहीं रखा हुआ था, यानी फ्री स्पेस था, कोई चीज नहीं था या निर्वात था, ठीक है। अगर देखिए बीच में अगर उन आवेशों या फिर चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में अगर हम कुछ रख दें, ठीक है, उसको अगर हम जो है उन दोनों आवेशों के बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अगर देखिए दोनों आवेशों के बीच यानी दोनों जो चार्ज हैं Q1 और Q2 उनके बीच में अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो उस कंडीशन में इसका परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हम मान लेते हैं K है। क्या है यहाँ पे परावैद्युतांक, यहाँ पे हो जाएगा इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो है यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे K, ठीक है। तो यदि हम दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो यहाँ पे जो फोर्स कार्य करेगा कूलाम के नियम के अनुसार जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी Q1 Q2 अपन R स्क्वायर।
तो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे परावैद्युतांक है उस परावैद्युत पदार्थ का। ठीक है, इसको ले लेते हैं सभी जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में अगर इक्वेशन सेकेंड से भाग दें तो एफ अपान एफ एम इक्वल टू आ जाएगा के। तो यही के क्या है, यहाँ पे उस माध्यम का परावैद्युतांक जो वहां पे पदार्थ बीच में रखा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा उस पदार्थ का। समझ में आया। और यहाँ पे जो के है, यहाँ के को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता मैंने ऊपर बताया था, इसको जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है परमिटिविटी ऑफ जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। तो ये भी आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। समझ में आया। तो यहाँ जो है अगर बीच में दोनों जो है आवेशों के बीच में, ठीक है, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उन आवेशों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जब उनके बीच में कुछ ना रखा गया हो। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यदि जो है दो आवेशों के बीच में अगर कोई अन्य पदार्थ जाके रख देते हैं तो उन आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वो जो होता है कम हो जाता है। समझ में आया, उस परावैद्युत पदार्थ के कारण यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण जो है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो है विमी सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान देना है। एप्सिलॉन नॉट का जो है विमी सूत्र जो होगा, यहाँ पे विमी सूत्र भी आपको ध्यान में देना है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र होता है, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। एम इनवर्स एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 4 और ए का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कूलाम के नियम का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम लॉ। ठीक है, तो अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो यहाँ पे कूलाम लॉ अप्लाई होगा अगर जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी पदार्थ का अणु है, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी जो मॉलिक्यूल होता है कई एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम्स के बीच में जो बल कार्य करता है वहां पे उसकी व्याख्या जो है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे कूलाम के लॉ द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कोई जो है कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस है यानी किसी परमाणु का नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल लग रहा है उसको भी एक्सप्लेन जो है कूलाम के नियम से किया जा सकता है। समझ आया। और देखेंगे कि अणुओं और परमाणुओं के बीच यानी जो है मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में भी जो है द्रव या ठोस जो है बन रहे हैं। ठीक है, जैसे द्रव या ठोस पदार्थ है यानी सॉलिड या लिक्विड जो है यहाँ पे पदार्थ है, यहाँ उनके परमाणुओं और अणुओं के बीच में जो है परस्पर जो है बल कार्य करता है। ठीक है, उनको भी एक्सप्लेन करने में कूलाम का नियम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और बल लगता है, यहाँ पे देखेंगे तो आवेशों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार जो है एक तरह का बल लगता है विद्युत बल। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच में क्या लगा था, यहाँ पे आवेशों के बीच में वैद्युत बल लग रहा था। ठीक है, दोनों के। अगर हम यहीं पे जो है द्रव्यमान ले लें, जैसे यहाँ पे पृथ्वी हो गया और यहाँ पे चंद्रमा हो गया, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा, यहाँ पे द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आया। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है यहाँ पे द्रव्यमानों के बीच में और वैद्युत बल कार्य करता है आवेशों के बीच में। आपको ये ध्यान में देना है। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कूलाम के नियम का हम वेक्टर रूप समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक जो है कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप तो एक हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट O है, यहाँ पे हम एक लेते हैं पॉइंट O। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हम O ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक आवेश रखा है Q1 और यहाँ पे आवेश क्या रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है। एक चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे A पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे B पे रखा है।
तो इनके बीच में भी कोई न कोई बल कार्य करेगा। इन दोनों जो है आवेशों के कारण, इन दोनों जो है चार्ज के कारण ये इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। तो यहाँ जो है इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पे देख लेंगे डैश 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 करके, यहाँ से बीच की दूरी r1 है और इस यहाँ से Q2 के बीच की O की दूरी क्या है, यहाँ पे r2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर से अगर वेक्टर ले लेंगे तो यहाँ r12 हो जाएगा और इधर से इधर की दूरी क्या हो जाएगा, r21 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे अगर दोनों प्लस प्लस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर माइनस माइनस भी है दोनों तो भी प्रतिकर्षित करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो है वेक्टर रूप में इनके बलों को क्या कैसे डिनोट किया जाएगा आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनके बलों की, तो सपोज यहाँ पे हम दो कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए, यानी कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में बदलने के लिए, अगर हम जो है Q1 इंटू Q2 का अगर मान जो है यहाँ पे 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, ज्यादा हो यहाँ पे। ठीक है, 0 से ज्यादा हो, Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई करें, अगर 0 से ज्यादा आता हो यानी पॉजिटिव में हो, तो इसको जो है यहाँ पे F12 जो होगा, F12 किसके कारण कार्य करेगा, यहाँ पे F12 इधर से इधर कार्य करेगा, Q1 से Q2 की तरफ F12 कार्य करेगा और इधर से जो है F21 कार्य करेगा। ठीक है, F21 कार्य करेगा, समझ आया। तो यहाँ पे F12 जो होगा, बल जो होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो R21 जो है यहाँ पे एकांक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब F21 की बात की जाए तो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पे जो R21 है यहाँ पे R12 हो जाएगा और R12 का एकांक वेक्टर। R12 और R21 क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट है इन दोनों के जो है। और सपोज यहाँ पे Q1 आवेश है, इस O बिंदु पे कोई जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे बल लगा रहा है, और Q2 जो आवेश है इस O बिंदु पे कोई बल लगा रहा है। तो यहाँ Q1 और Q2 के कारण जो है यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इस लाइन से। ठीक है, तो इधर से देखेंगे Q1 को कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे F12 हो जाएगा, और Q2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F21 हो जाएगा। तो उसी तरह से एकांक वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ पे R21 और R12 और R12 लेंगे, समझ में आया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो, माइनस में हो, क्या हो, 0 ये हो। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकर्षित कर रहे हो ये चीज। ये कंडीशन कब आएगी, यहाँ पे जब ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है, आकर्षित कब करेंगे, एक जब प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तब जाके ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आएगी, जब यहाँ पे प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, तो ये जो है निर्वात में हम देख रहे हैं, ये क्या होगा, निर्वात या फ्री स्पेस में हम कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिख रहे हैं, समझ आया। तो यहाँ पे अगर Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो यानी नेगेटिव हो, तो F12 जो है बल जो आएगा, F12 जो बल होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R12। ठीक है, R12 आपने समझा, यहाँ पे जो दूरी थी एक तरफ से इधर जाएंगे तो R12, इधर से इधर आएंगे तो R21, समझा। तो यहाँ पे जो है F21 जो हो जाएगा, यहाँ पे F21 जो है यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21। ये जो R12 और R21 है ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है या एकांक वेक्टर है, समझ आया। तो यहाँ पे R21 को जो है हम अगर बात करें R21 को, तो R21 को हम लिख सकते हैं, R21 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R21 को हम R1 माइनस R2 लिखेंगे और R12 को हम R2 माइनस R1 लिखेंगे, समझ आया। आपको ये चीजें ध्यान देनी है, दोनों चीजें। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों वेक्टर की R21 और R12 की, तो विपरीत दिशा में लेकिन इक्वल वेक्टर है। ये दोनों विपरीत दिशा में इक्वल वेक्टर है, समान वेक्टर है R21 और R12।
की बात करें तो ये भी विपरीत दिशा में समान वेक्टर है। अगर F12 और F21 की बात की जाए, F12 और F21 की बात की जाए तो अगर दो आवेशों के बीच में देखते हैं, अगर Q1 और Q2 के बीच में देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे दो ही आवेश को कंसीडर किया जाए, यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया, ठीक है। सपोज इसके द्वारा इस पे जो है F12 लग रहा है और इस F21 सपोज इधर लग रहा है, दोनों एक तरफ से लग रहे थे यहाँ पे, ठीक है। दोनों बल लग रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक दूसरे के समान है लेकिन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। मतलब समान क्वांटिटी के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे F12 और F21 का। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसीलिए जो है F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं ये जो है यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। पॉइंट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ तीन प्रकार से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक लीनियर होगा, ठीक है। दूसरा होगा सरफेस में होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा जो होगा यहाँ पे वॉल्यूम में होगा। समझ आया? लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक समझ ही रहे हैं आप लोग, रैखिक एक रेखा में होगा, ठीक है। सरफेस मतलब किसी पृष्ठ पे होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का जो वितरण होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा वहां पे पूरे आयतन में होगा आवेश का वितरण, ठीक है। ये तो किसी भी चीजों में चार्ज जो है तीन तरीके से यहाँ पे बटा होता है, ठीक है। यानी सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से होगा। पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रैखिक जो है यहाँ पे सतत आवेश वितरण होगा, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण होगा यहाँ पे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे आयतन आवेश वितरण होगा। समझ आया? तो यहाँ जो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जैसे कोई एक तार है तो तार में ही जैसे कोई एक धारा बह रही है, ठीक है। तो ये जो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझ आया। या फिर कोई जो है, कोई अगर हम बात कर दे सर्किल है, सर्किल के जो है किनारे किनारे जो है कॉर्नर जो है इसके पेरीमीटर पे कोई एक आवेश बह रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ आया? या रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए पृष्ठ पे जो है आवेश का वितरण जो है, जैसे कोई एक पृष्ठ हो गया यहाँ पे, कोई क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होगा। समझ आया? ये पूरे जो है ये पूरे पृष्ठ पे होगा एक, समझ आया? तो ये जो हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयतन आवेश वितरण की, तो आयतन आवेश क्या होगा, ये 3D रूप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी तो ये जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आयतन आवेश वितरण। तो ये हो जाएगा आयतन आवेश वितरण, जहां पे पूरे पदार्थ के आयतन में आवेश का क्या हो यहाँ पे वितरण हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रैखिक आवेश वितरण में, तो जो आवेश होगा उसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व। और जो सरफेस पे जो होगा आवेश उसका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और जो वॉल्यूम यानी आयतन में पूरा जो आवेश होगा उसका पूरे जो है आयतन में जो आवेश होगा उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे घनत्व होगा, यानी डेंसिटी होगी वहां पे। जो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी किसी लाइन में जो है चार्ज वितरित रहेगा उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिनोट करेंगे, कितना चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ में है, ठीक है। कितना चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ में होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या रैखिक आवेश घनत्व यहाँ पे, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो मात्रा होगी वो क्या होगी यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगी, रैखिक आवेश घनत्व। समझ आया? प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी उसकी क्या कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और प्रति एकांक जो है वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आवेश की मात्रा जो होगी वो क्या कहलाएगी, आयतनीय आवेश घनत्व। यानी हम अगर इंग्लिश में समझे इसको तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ऐसा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे जो मात्रा होगी यहाँ पे चार्ज की, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें रैखिक आवेश घनत्व की, ठीक है, यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व की बात की जाए तो सपोज ये जो है
पूरी की लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ पे L है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कुछ बता होगा तो ये dl हो जाएगा। यहाँ पे इस लंबाई यहाँ पे यहाँ जो जैसे देखिए यहाँ पे L लंबाई में चार्ज का यहाँ पे वितरण हो रहा है। यहाँ पे जो छोटा सा हम ले लेंगे एक जो है पीस ऑफ लेंथ ले लेंगे, यहाँ पे dl हो जाएगा। यहाँ पे यानी एक यूनिट लेंथ काट लेंगे, यहाँ पे इसको हम dl से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे dq हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे dq। और पूरे जो है लाइन में चार्ज क्या है, यहाँ पे q है। पूरे लाइन में चार्ज क्या है, q है। तो यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व जो होगा, रैखिक आवेश घनत्व को हम किस से दर्शाएंगे, यहाँ पे लैम्डा से। रैखिक आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किस चीज से दर्शाएंगे, यहाँ पे लैम्डा से। तो लैम्डा को लिख सकते हैं dq/dl। तो इसको अगर लैम्डा अगर लिख दे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे q/L भी लिख सकते हैं, q/L भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कूलाम पर मीटर। इसका यूनिट हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलाम पर मीटर। समझ में आया। अगर हम बात करें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पूरे जो है पृष्ठ पे बटा रहेगा। ठीक है, पूरे पृष्ठ पे यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे सपोज एक थोड़ा सा सरफेस एरिया हम यहाँ पे इस पृष्ठ का हम काट लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल काट लेते हैं, यहाँ पे ds से दर्शाते हैं। ये ds जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में चार्ज की मात्रा जो है, आवेश की मात्रा क्या है, यहाँ पे dq है। ds क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा यहाँ पे क्या है, dq है। और पूरे जो है क्षेत्रफल में आवेश q है, और पूरे क्षेत्रफल को लिख सकते हैं s से। पूरे जो है क्षेत्रफल पे आवेश कैपिटल Q है, और जो है वो जो है आवेश जो वितरित है पूरे पृष्ठ पे, और पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल या एरिया जो है इसको कैपिटल S से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं हम dq/ds। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा q/s। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसको कूलाम पर, ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कूलाम पर मीटर से, इसका मात्रक था यहाँ पे, मात्रक या यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे कूलाम पर मीटर या कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या इसको हिंदी में बोलेंगे कूलाम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया। ये दोनों की यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, यहाँ पे जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, ये पूरे वॉल्यूम पे बटा होगा। ठीक है, पूरे वॉल्यूम पे बटा होगा। तो हमें क्या करना है, पूरा वॉल्यूम नहीं देखना है, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम कट कर लेना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे dv ले लेते हैं। ठीक है, dv वॉल्यूम में जो है आवेश हमारा क्या है, dq बटा हुआ है। dq है पूरे उस dv वॉल्यूम पे। ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम, हमने छोटा सा आयतन यहाँ जो है पूरे पदार्थ से काट लिया है, छोटा सा आयतन। ठीक है, और इस पे जो आवेश होगा dq होगा, और वो जो आयतन होगा उसको dv से दर्शाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे आयतनीय आवेश घनत्व को हम रो से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dq/dv। तो रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं q/v। यहाँ पे आयतनीय आवेश घनत्व की जो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी, और इसको अगर इस शार्ट में लिखेंगे कूलाम पर मीटर क्यूब। समझ में आया। आई होप जो है आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होता है आपको पता चल गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, और बहुत सारे पॉइंट आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये फिजिक्स की वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।